अंदर अंदर ही वो अपने वोट को उस रूप में या उतने उत्साहित नहीं थे। शायद अगर उनको टिकट मिल जाती तो वो उत्साहित होते। तो वो कांग्रेस पार्टी से उनका जुड़ाव कम रहा, एलिनेटेड रहे। पहले तो जो वादे किए उस पर खड़े नहीं उतरे, और जो ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे ज्वलंत मुद्दों में 3-4 मुद्दों को यहाँ रेखांकित करना आवश्यक है। किसी भी तरीके से, चाहे वो एग्ज़िट पोल के नज़रिए से देखें या जनता के भावनाओं की तरफ से देखें, या पत्रकार बंधुओं ने जो फील्ड पे ऑब्जर्व किया और जिस तरीके से उनका रिपोर्टिंग हो रहा था, इससे ये बीजेपी की जीत अप्रत्याशित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हुड्डा साहब का जवाब यही होता था कि भाई सभी कांग्रेस पार्टी टिकट एक ही को मिलेगी, बाकी सभी कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन बाकी लोग क्यों मेहनत करेंगे अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, उनको बोर्ड पे ही नहीं लोगे, उनको इनविटेशन ही नहीं भेजोगे। आप वाली बात वो स्थिल पड़ गए और उसके कारण कांग्रेस पार्टी एक वोट काटने से, वोट को डिवाइड करने से वो ये होता है। अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट देखें, परसेंटेज ऑफ ये वोट देखें तो जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ। ये जो 20% रिजर्वेशन था दलितों के लिए, चमार वर्ग के लिए, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 ग्रुपों में। मैंने चमार के साथ साथ दूसरे जो वंचित ग्रुप थे विद इन शेड्यूल कास्ट, जिसमें कि धानक आते हैं, वाल्मीकि आते हैं और तमाम 30 जातियां हैं जो उसमें आते हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की लेगेसी को ढोती रही है, लेकिन अब मुझे लगता है पीछा छुड़ा लिया तो उसका एक लगता है कि उसका पटाक्षेप। बंसीलाल परिवार से सिर्फ एक हैं, भजनलाल परिवार से कोई नहीं है, चौटाला परिवार से सारे चौटाला आज हार गए। दिग्विजय, दुष्यंत, अभय चौटाला, एक आदित्य चौटाला जो है वो जीते हैं, और अभय सिंह का लड़का जो है अर्जुन चौटाला या करण चौटाला, उनमें से एक जो है वो रानिया सीट से जीता है। इस वक्त खत्म हरियाणा का जो स्वरूप है वो अब काफ़ी बदला है। वो बदला है इसलिए कि जीटी रोड पे जो शहर का विकास हुआ है, जो शहर बने हैं, और जो जैसे गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ और पंचकुला हुआ, इन सब जो करनाल हुआ, ये सारे जीटी रोड पे आते हैं। तो और कुछ ऑफ कोर्स जो अहिरवाल बेल्ट है, तो वहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद। आप सोशियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल, 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा 2024 का परिणाम आ चुका है। लोकसभा में 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस बीजेपी के बीच में कल जो परिणाम आया विधानसभा का, वो बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल सर्वे, जितने भी पत्रकारों के, या जब भी जनता से बात होती थी तो यही लगता था कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ आएगी। लेकिन कल बिल्कुल उलट हो गया। क्या कारण देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट है, किसी भी तरीके से, चाहे वो एग्ज़िट पोल के नज़रिए से देखें या जनता के भावनाओं की तरफ से देखें, या पत्रकार बंधुओं ने जो फील्ड पे ऑब्जर्व किया और जिस तरीके से उनका रिपोर्टिंग हो रहा था, इससे ये बीजेपी की जीत अप्रत्याशित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब हम कारणों की समीक्षा करें, कारण जरूरी है, कि कारणों की समीक्षा करें, इसकी डायग्नोसिस करें, तो हमें लगता है कि 2 स्तर पर इसको डिस्कस करना चाहिए। एक तो स्तर ये है कि जो बीजेपी की जो इनकम्बेंसी फैक्टर था, वो इनकम्बेंसी फैक्टर को कैसे इन्होंने अचानक, सरप्राइजिंग, कैसे उन्होंने उसको दूर कर दिया। क्या मात्र एक नेता को बदल देने से, मनोहर लाल खट्टर जी थे इसके पहले, तो उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे जनता में कोई उत्साह हो या जनता के जो अपेक्षाएं थीं उस पर किसी भी प्रकार से खड़ी उतरी हों। और शायद ये कारण था कि बीजेपी ने इसे भांप लिया और इसे समझ लिया, और उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए,
उन्होंने सोचा कि शायद मनोहर लाल खट्टर जी के साथ अगर वो चुनावी संग्राम में शामिल होंगे तो जीत मिलनी मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी को ये कार्यभार दिया कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ी जाएगी, और उसका पूरा समर्थन जो दिल्ली में सरकार है उनका था, और वहाँ से जो सेंटर की जो सरकार थी वहाँ से उनका पूरा सहयोग मिला, और उस अपेक्षित सहयोग के कारण बीजेपी में उत्साह तो बढ़ा, लेकिन उस इनकम्बेंसी जो 9.5 साल का इनकम्बेंसी था, जो अकर्मण्यता थी, जो उन्होंने कुछ नहीं किया जनता के जो पहले तो जो वादे किए उस पर खड़े नहीं उतरे, और जो ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे ज्वलंत मुद्दों में 3-4 मुद्दों को यहाँ रेखांकित करना आवश्यक है। पहला मुद्दा ये था कि जो किसानों के आंदोलन थे, किसानों के आंदोलन पिछले 2-3 साल से यहाँ पर इतने गहराए हुए थे कि उनको एड्रेस करने के लिए, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बीजेपी ने कोई मुकम्मल उपाय नहीं किए, कोई उसका रेमेडियल मेजर्स नहीं किया। तो वो जो किसानों में जो असंतोष था वो तो व्याप्त था ही। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिससे लोगों की अपेक्षाएं थी कि शायद किसान इसका बदला बीजेपी को सत्ता में काबिज नहीं होने देंगे, और इस तरह से उनको अवरोध, उनके जीत में अवरोध पैदा करेंगे। तो एक ये ज्वलंत कारण था। दूसरा, अग्निवीर का जो बात थी कि इन अग्निवीर की योजना जो थी वो यहाँ पर अगर आप हरियाणा में देखें तो कहीं कहीं तो 30% रिप्रेजेंटेशन है आर्मी में, आर्मी पर्सनल्स जो हैं महेंद्रगढ़ रोवर उन सब एरिया में देखें, और ओवरऑल 10% जो रिप्रेजेंटेशन है रूरल एरियाज़ में, जो गांव में लड़के रहते हैं, उनकी एम्बिशन है कि वो सेना में ज्वाइन करें, और वो सेना में ज्वाइन करने का आदर्श उनको अपने माता पिता से भी मिलता है कि उनके पिताजी हैं या कोई रिश्तेदार हैं जो आर्मी में हैं, तो वो उनका एक आदर्श होता है कि वो एक आदर्श गोल है कि मैं भी उसी इसमें, तो उसमें वो ऑनर फील करते हैं, डिग्निटी फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं। लेकिन उसको धूमिल कर दिया गया जब अग्निवीर की योजना आई। उस अग्निवीर की योजना में जो भी 4 साल के लिए उनको ये दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद उनका हश्र क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, वो लगभग उसके बारे में इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी, आलोचनाओं के बावजूद भी बीजेपी ने कोई मुकम्मल जवाब नहीं दिया। तीसरी जो संकट थी वो थी क्रेडिबिलिटी की, कि आप जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का शिक्षा कंडक्ट करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होना, क्वेश्चंस आउट होना, तो उससे हताशा का भाव युवाओं में व्याप्त था, और उस हताशा के कारण ये भी था कि अकर्मण्यता जो थी उसका जवाब शायद जनता जो है वोट के द्वारा देगी। तो ये भी फैक्टर था। और चौथा जो फैक्टर मुझे लगता है वो है महंगाई का, जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, उसके कारण जो असंतोष व्याप्त है जनता में, वो भी एक कारण था। कर्मचारियों को लेकर भी, कर्मचारियों को भी अपेक्षाएं थी कि जो उनका पेंशन स्कीम है, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको लागू किया जाएगा। तो कर्मचारी के मन में भी इस तरह के जो उत्साह थे वो भी नहीं थे। और शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही चरमराई हुई थी। तो इससे लोगों का ये था कि इस सरकार को हम अब तीसरी बार नहीं झेल सकते। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आया, हाँ, ये अचंभित न केवल जनता को करता है बल्कि पार्टियां जो हैं, जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, और ख़ासकर जो कांग्रेस है, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अभी आपका मुद्दा नहीं है। आप तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कारण क्या है। तो उन कारणों में, जिन कारणों को मैंने रेखांकित किया, उन कारणों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मुझे नहीं लगता था कि कहीं और ये है। हाँ, हरियाणा का जो स्वरूप है वो अब काफ़ी बदला है।
वो बदला है इसलिए कि जीटी रोड पे जो शहर का विकास हुआ है, जो शहर बने हैं, और जो जैसे गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ और पंचकुला हुआ, इन सब जो करनाल हुआ, ये सारे जीटी रोड पे आते हैं। तो और कुछ ऑफ कोर्स जो अहिरवाल बेल्ट है, तो वहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और बीजेपी आश्वस्त भी थी कि यहाँ के लोग जो मध्यवर्गीय लोग हैं या जो ज़्यादा व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो ये देखते हैं कि उनसे उनका रुझान अभी भी बीजेपी के प्रति था। और एक वर्ग विशेष की बात जब करें तो जो पंजाबी वर्ग था वो उनके ट्रेडिशनल वोटर हैं जी। तो इसके कारण वो थोड़ा सा ये थे, आश्वस्त थे कि वहाँ पर उनके वोट बैंक में डेंट नहीं लगेगा। देखिए महेंद्रगढ़ वाली सीट है, राव दान सिंह आर के कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं, हालांकि वो लोकसभा में भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट हार गए थे। जींद एक ऐसा है सर जहाँ किसान आंदोलन पीक पे था और किसान वहाँ देखिए सिर्फ एक सीट जीत पाए हैं, बाकी सोनीपत देखिए सिर्फ एक सीट से 5 सीट हार गई कांग्रेस। ये दोनों क्या मैंने ये दोनों तो खैर अप्रत्याशित हैं ही। तो उसमें लगता है कि जो टिकट वितरण करने की जो प्रक्रिया थी उसमें जो जिन लोगों में हताशा का भाव था टिकट नहीं मिलने से, उन्होंने ये कोशिश किया, वो शिथिल पड़ गए। यद्यपि कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अंदर अंदर ही वो अपने वोट को उस रूप में या उतने उत्साहित नहीं थे। शायद अगर उनको टिकट मिल जाती तो वो उत्साहित होते। तो वो कांग्रेस पार्टी से उनका जुड़ाव कम रहा, एलिनेटेड रहे। तो दे फेल्ट एलिनेटेड, अलगाववाद रहा। जी मैं एलिनेशन के कारण जी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डॉक्टर साहब, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हम ये पूछते थे कि आपकी पार्टी में टिकट मांगने के एक सीट पर कम से कम भी 10 सीरियस कंटेस्टेंट हैं, टिकट तो एक ही को मिलेगी, बाकी 9 जो वहाँ प्रभाव रखते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनका क्या होगा? तो हुड्डा साहब का जवाब यही होता था कि भाई सभी कांग्रेस पार्टी टिकट एक ही को मिलेगी, बाकी सभी कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन बाकी लोग क्यों मेहनत करेंगे अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, उनको बोर्ड पे ही नहीं लोगे, उनको इनविटेशन ही नहीं भेजोगे। आप वाली बात वो स्थिल पड़ गए और उसके कारण कांग्रेस पार्टी एक वो फैक्टर था। और दूसरी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि विरोधी पार्टी जो है, विरोधी दल क्या चाल चलते हैं, इसलिए कि ये समस्या गहराई हुई बीजेपी में भी थी। बीजेपी में भी जो टिकट सीकर्स थे वो ज़्यादा थे और उसको मैनेज करने में उन्होंने क्या किया कि वो 90 तक ही स्टॉप नहीं किए। उन्होंने किया कि उस तरह के फ्लोटिंग कैंडिडेट्स को उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़ें और हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहे। जी। और ये मेरे ख्याल से 120 कैंडिडेट उन्होंने उतारे, जैसा मुझे पता चला, आप लोगों के ही रिपोर्ट से पता चला कि 120 कैंडिडेट उन्होंने उतारे हुए थे। असली कैंडिडेट वो थे जो 90 थे, लेकिन उसके अलावे जो साइलेंट पार्टनर थे उनके, चूँकि वो उनको बिल्कुल नाराज भी नहीं कर सकता, 2, 3, 4 भी ताकि वो डैमेज कर दें, ताकि वो कांग्रेस को ना जीतने दें। तो आपको मालूम है कि वोट काटने से, वोट को डिवाइड करने से वो ये होता है। अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट देखें, परसेंटेज ऑफ ये वोट देखें तो जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन में, बिल्कुल फ्रैक्शन में है। 39.02 है कांग्रेस को और 0.93 समथिंग, ऐसा 98 या ऐसा। जी। तो उस कसौटी से देखा जाए तो वोट परसेंटेज जितनी तब्दील कर पाई बीजेपी, उतनी तब्दील नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी। तो वो मेरे ख्याल से जो वोट का जो मट जाना जो था वो इनके लिए भारी पड़ा। डॉक्टर साहब 2-3 सवाल और हैं। क्या कुमारी शैलजा को टिकट एलोकेशन में उनको पूरी तरह से दरकिनार कर देना, फिर उनका बार बार इंटरव्यू देना कि वो चीफ मिनिस्ट्री कैंडिडेट हैं,
कहीं ना कहीं जो दलित वोट है, एससी वोट है, उसका जो रविदास या समाज है वो भी छिटका है कांग्रेस से? निश्चित रूप से छिटका है। उसमें दो कॉन्क्रीट चीज़ें जो हुई उसको एक में तो मैं प्रत्यक्ष रूप से गवाह हूँ कि जो इन्होंने SC/ST कमीशन में जो बदलाव किया, खासकर अभी जो चंद्रचूड जी का जो फैसला है, CJI का जो फैसला आया, उसमें उन्होंने कह दिया कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कोटा फिक्स करना दलितों के लिए या SC के लिए, तो वो आप सर्वे करके वो कर सकते हैं। तो हरियाणा ने क्या किया कि 16 तारीख को उन्होंने कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि जो 20% रिजर्वेशन था दलितों के लिए, चमार वर्ग के लिए, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 ग्रुपों में। मैंने चमार के साथ साथ दूसरे जो वंचित ग्रुप थे विद इन शेड्यूल्ड कास्ट, जिसमें कि धानक आते हैं, वाल्मीकि आते हैं और तमाम 30 जातियां हैं जो उसमें आते हैं, तो उन लोगों के लिए 10% किया। ये बाइफर्फिकेशन पहले हरियाणा में हुआ था 1994 में। उसके बाद पुनः इस बार उन्होंने 2024 में 17 सितंबर को ये उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और उसमें ये कहा, तो उससे जो वोटों का वितरण हुआ, होल हार्टेड सपोर्ट धानकों का या कुछ दलित वर्गों का उनको मिला। और उसमें नहले पे दहले के रूप में ये हुआ कि जो कुमारी शैलजा थी वो चाहती थी कि उनको सम्मानित स्थान दिया जाए जब टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो उनके लोगों को वो सम्मानित स्थान नहीं मिला, तो उसके कारण वो नाराज़ चल रही है। ये हर एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। तो जाट प्लस दलित वोट जिसके ऊपर ये बैंक कर रहे थे, उसमें भी डेंट लगा। हाँ, और वो डेंट 2 कारणों से, एक तो मैंने बताया कि 120 का जो प्रत्याशियों को खड़ा करना बीजेपी की तरफ से, तो उसमें वोट बटे। दूसरा, जो नाराज़गी थी कुमारी शैलजा की, वो भी उसको भी दलितों ने अब उस स्पिरिट में नहीं लिया जिस स्पिरिट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे, और उसका भी खामियाजा उन्हें देना पड़ा। और तीसरी बात ये थी कि सैनी जो हैं उनको लाने से एक जो बैकवर्ड कास्ट था, बैकवर्ड कास्ट का दोनों तरफ, एक तो नरेंद्र मोदी भी बैकवर्ड कास्ट का कार्ड खेलते हैं और दूसरी तरफ अमली जामा उसको पहनाया जब नेतृत्व का भार उन्होंने एक बैकवर्ड कास्ट व्यक्ति को सौंपा, सैनी जी को सौंपा। तो उसमें उनको वो आश्वस्त थे कि हम इसके कारण 3-4% जो बैकवर्ड कास्ट का वोट है वो हमारे फेवर में जाएगा, और लगता है ऐसा है कि वो शायद उनके फेवर में गया। तो डॉक्टर साहब, क्या बीजेपी जीती है या कांग्रेस हारी है? जाहिर है जब चुनाव होगा तो एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी, लेकिन हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर इनकम्बेंसी फैक्टर था जो बीजेपी के विरोध में खड़ा था और वो समस्याएं थीं और जो जनता का रोष था वो आज भी है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज भी गहराई है। कई चैनलों में आपने देखा होगा कि डंकी रूट से जो पलायन कर रहे हैं यहाँ के वो, तो वो दिखाता है कि गहराता संकट है। बेरोजगारी को लेके एक जो गहराता संकट है, तो उस संकट से भी लोग काफ़ी विक्षुब्ध हैं। और इसी को देके आपने देखा होगा कि हरियाणा में जब राहुल गांधी आते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसको उन्होंने काफ़ी भावनात्मक तरीके से उसको भुनाने की कोशिश की और लोगों के जहन में ये बैठ गया। लेकिन उसके सबसे दुष्परिणाम ये हुआ कि जो हरियाणा में जिन लोगों को जिम्मेवारी थी कि कैनवैसिंग करें, वोट मोबिलाइज करें, कंसोलिडेट करें, पार्टी के विदिन जो डिसइंटीग्रेशन फैक्टर्स हैं उनको भी शांत करें, वो करने में असफल रहे। डॉक्टर साहब जी, इसके लिए कुछ बड़े डिफीट्स भी हुए हैं इस बार, जैसे अभय सिंह चौटाला हार गए, भव्य बिश्नोई हार गए, इसको आप कैसे देखें? कैप्टन अभिमन्यु हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ हार गए, ये जो लोग हारे हैं इसको आप कैसे? तो गोहाना से
जगवीर मलिक हार गए, और गोहाना में तो अब ये मैंने सोनीपत की तो एक इंदुराज नरवड़ को छोड़ के बाकी सारी इसका मतलब जाटों ने भी पूरी तरह वोट नहीं दिया इनको कांग्रेस नहीं दिया। तो जाटों का ओवरऑल जो सपोर्ट है, होल हार्टेड सपोर्ट है, वो बीजेपी को तो जाना नहीं था। लेकिन इन लोगों ने भी अपने कार्यकाल में जनता के आकांक्षाओं को समझा नहीं, और वहाँ पर मोबिलाइज करने में, एड्रेस करने में, उनकी शिकायतों को दूर करने में, किसानों की में जो असंतोष व्याप्त है उसको दूर करने में थोड़ा एरोगेंट रहे। तो साइकोफेंसी भी एक कारण, हाँ, साइकोफेंसी भी कि चारों तरफ जो एक किचन कैबिनेट बना है वो सभी साइकोफेंट्स हैं। वो सिर्फ उनको वही चश्मा पहनाते हैं जो उनको लगता है कि इससे बॉस खुश होगा, सच्चाई उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जितने भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, एक्सेप्ट अनिल विज 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, सभी हार गए थे। हाँ, सभी हार गए थे। जितने भी प्रत्याशी थे अनिल विज को छोड़ के, वो सभी हार गए थे। और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार अनिल विज भी शायद उसका शिकार बने। शिकार हो जाए वो, तो चित्रा सरवार को कौन सी टिकट नहीं मिले, नहीं तो इस बार पक्का शिकार हो जाते। जी जी। तो वो तो किसी प्रकार अपने आप को बचा गए। लेकिन एक और भी एस्पेक्ट है, पहलू है, जिसको हमें समझने की कोशिश करनी होगी हरियाणा के संदर्भ में, कि हरियाणा की पॉलिटिक्स जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की लेगेसी को ढोती रही है। लेकिन अब मुझे लगता है पीछा तो छुड़ा लिया उसका एक लगता है कि उसका पटाक्षेप बंसीलाल परिवार से सिर्फ एक हैं, भजनलाल परिवार से कोई नहीं है, चौटाला परिवार से सारे चौटाला आज हार गए। दिग्विजय, दुष्यंत, अभय चौटाला, एक आदित्य चौटाला जो है वो जीते हैं, और अभय सिंह का लड़का जो है अर्जुन चौटाला या करण चौटाला, उनमें से एक जो है वो रानिया सीट से जीता है। इस वक्त खत्म हो गए। और ये जो आप ये देखिए कि लीगेसी वाला तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो खत्म होने की उस पर है। और तो और सच में मैं तो ऐड करना चाहूँगा कि इवन वीरेंद्र सिंह के जो वीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना वाला देखो क्या हुआ, उचाना वाले वो सबसे कम 32 वोट से हारे। वो जो है चेंज होते रहते, कभी चौटाला जीत रहा है, कभी वीरेंद्र सिंह का परिवार जीत रहा है, लेकिन इस बार दोनों की छुट्टी हो गई। दोनों की भी छुट्टी हो गई। ये बीजेपी का जो जबरदस्त इंजीनियरिंग थे, बीजेपी का भी था, और बीजेपी की जो हमेशा जो कहते रहे नारों के द्वारा कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कई बार डबल इंजन जब वो काम एक दूसरे के सहयोगी के रूप में नहीं करते तो वो ज़्यादा घातक हो जाता है। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर डबल इंजन का जो करिश्मा है, वो करिश्मा शायद मे नॉट पे डिविडेंड जैसा उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस केस में लगता है कि वो जो फेलियर था उसको अंत समय में, लास्ट फेज़ में, इलेक्शन के लास्ट फेज़ में नेतृत्व में परिवर्तन लाके शायद उसमें कुछ मलहम लगाने की कोशिश की। तो वो जो रफूगिरी की गई है उसका शायद परिणाम भी है। और दूसरा है कि जो उदासीनता थी कांग्रेस पार्टी के प्रति, जो कांग्रेस पार्टी के जो रहनुमाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनमें एक तरह की शिथिलता आ गई कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी जो कारगुजारी है वो इतनी अच्छी नहीं है और जनता असंतुष्ट है, इसलिए अपने आप उनको प्लेट में सजा के विक्ट्री दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, और आपको संघर्ष करना पड़ता है। और जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हरियाणा में उतना संघर्ष नहीं किया, और किया भी तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए कि एक खेल बीच में और हुआ जिसको कि हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं, लेकिन वो कई बार प्ले करती है रोल। 1 तारीख को चुनाव होना था हरियाणा, और उस चुनाव की तिथि को बढ़ा के इन्होंने 4 दिन का बढ़ा के 5 कर दिया। और आपको याद है कि जम्मू एंड कश्मीर में 30th वॉज द लास्ट डे ऑफ कैनवैसिंग। तो उसके बाद जो जितने भी नेता थे वो यहाँ पर आके, मंशा तो ये थी कि यहाँ पर आके धुआंधार तरीके से ये करेंगे, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो वो दिखाता है कि इस जीत में बहुत कुछ सुकून वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत कुछ ऐसी हैं, देयर इज़ ए लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, एंड देयर इज़ ए
स्लिप बिटवीन कप एंड हाँ, देर आर मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द, अभी दिल्ली दूर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं डॉक्टर साहब कल जो है सुबह 9 बजे तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो डी पार्क पे निवास है रोहतक में, वहाँ था और सभी खुश थे और जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो कहते 75 पार आएगी, 80 पार आएगी। लेकिन उसके बाद फिर मैं कांग्रेस के दफ्तर में गया जो इधर दिल्ली रोड पे बना रखा है, और उसमें देखिए 10 बजे से लेकर के उसके बाद तो फिर तो कांग्रेस ऊपर आई नहीं, फिर तो नीचे 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 नीचे। इसमें मेरी एक टेक ये है, इसमें मेरा अपना विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा अपना विचार है कि देखिए पहले 1 घंटे में जो काउंटिंग होती है तो वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, और पोस्टल बैलेट जो आते हैं वो ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं आते हैं, वो एक्चुअल उसमें जो वोट दिया गया है, जिसमें टिक किया गया है, उस पोस्टल बैलेट को खोला जाता है और वो 8:30 के बाद फिर ईवीएम मशीन पे आते हैं। तो जब ईवीएम मशीन, हाँ, जब पोस्टल बैलेट खोला गया, हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग इज ए लार्जर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, जो समग्र का एक छोटी इकाई के द्वारा आप उसको जांचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर तो 60 के ऊपर जा रहे हैं लीड, और सडनली 1 घंटे के बाद ये नाटकीय ढंग से ये परिवर्तन है। तो बहुत ये भी घराने है, इसको भी ध्यान करने की बात है। और जो लोग आपत्ति प्रकट करते हैं कि इसको जो ईवीएम मशीन में दे सी घोस्ट बिहाइंड द मशीन, मुझे लगता है कि देर इज़ सम सब्सटेंस, उसको आउटराइटली आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप में गट्स है और आपको लगता है कि आपने अच्छे काम किए हैं तो व्हाई नॉट गो फॉर पोस्टल बैलेट पेपर। जबकि अमेरिका जैसे देश में भी वहाँ भी ये हो रहा है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, जो कि चूँकि एवरीथिंग इज डंकी होरी सो लॉन्ग एज आई एम विनिंग, तो बीजेपी इज ऑन अ विनिंग सीट, तो वो उनको लगता है कि नहीं सब कुछ ये ऐसा ही इनको बोलने की आदत। कभी बीजेपी ये डिमांड करती थी कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए, वो तो पहले, लेकिन आज आप सत्ता पे आसीन हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। जी, तो ये थी हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशन डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के साथ, फॉर्मर प्रोफेसर सोशियोलॉजी एमडीयू रोहतक। और आज हमने चर्चा की कि क्या क्या कारण थे कि कांग्रेस पार्टी, जिसको सभी की सभी प्रेडिक्शंस यही थी, सभी सर्वे यही कह रहे थे, सभी पत्रकार यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आएगी और सरकार बनाएगी, लेकिन हुआ उलट। बीजेपी पार्टी, जिसको एक तरह से राइट ऑफ ही कर दिया था, वो मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। और अब तक की बीजेपी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हरियाणा की रही है। तो डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।